तो आइए हम लोग आज अपने PT 365 इकोनॉमी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल सिस्टम और मार्केट्स को देखा था, तो आज इस सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल सेक्टर। तो जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, एक्सटर्नल सेक्टर मीन्स ट्रेड से रिलेटेड बातें होंगी, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, इंडिया का किस कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट है, कहाँ से कम इंपोर्ट करते हैं या ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उस कंट्री के साथ ट्रेड कैसा है, फिर ट्रेड से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ इससे रिलेटेड इंडेक्स, इन सब को आइए हम जानते हैं और इसके इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, इंडिया का जो ट्रेडिंग रिजीम है उसके बारे में कोई एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाईलाइट किया गया है कि इंडिया टॉप 10 कंट्री के साथ जो इसका ट्रेडिंग पार्टनर है उसमें टॉप स्टार्टिंग के 10 कंट्रीज़ में 9 कंट्रीज़ के साथ इसका ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मीन्स क्या, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं वहाँ से, एक्सपोर्ट वहाँ कम करते हैं। तो ये एक किसी भी सस्टेनेबल या एस्पायरिंग कंट्री के लिए अच्छा डाटा नहीं कहा जा सकता है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया का मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स का एक्सपोर्ट इस साल 18-19 में ग्रोथ किया है। ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है। और उसके बाद इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में शेयर लेस देन 2% है, मीन्स 1.7% इन 2018, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद 70% एक्सपोर्ट जो इंडिया का है वो मात्र 5 स्टेट से होता है, सच है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इस तरह हमें अपने ग्लोबल ट्रेड में अपना शेयर बढ़ाने के लिए या अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए हमें इंडिया में बाकी स्टेट्स, जैसा कि आपको पता है, मोर देन यूनियन टेरिटरीज को मिला के मोर देन 30 स्टेट्स हैं, तो हमें सारे स्टेट्स को से चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके वहाँ से गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो तभी हम अपने बाकी देशों के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर सकते हैं। अभी इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टेट्स हैं वो कंसंट्रेटेड हैं 4 से 5 स्टेट्स में ही, जो कि एक सस्टेनेबल या इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उसी तरह हम लोग आते हैं, देखते हैं, इंडिया कंटिन्यूज़ टू इम्पोर्ट मोर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल मेजर ट्रेड पार्टनर। एक टॉप 10 में जो भी ट्रेडिंग पार्टनर है उसमें USA के साथ ही एक हमारा ट्रेड सरप्लस है, बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। उसके बाद US हमारा अभी सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर से। उसके पहले लगातार कंटिन्यूसली 6-7 सालों से चाइना हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। अभी हम लोग याद रखेंगे कौन है, US। उसके बाद कुछ की मेजर्स लिए गए हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है कि एक मिड टर्म रिव्यू ट्रेड पॉलिसी बनाया गया है 15 to 20 के लिए। उसी तरह ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए TIS नामक एक लॉन्च किया गया 2016 में। उसी तरह ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग स्कीम्स रिलेटेड लॉन्च किया गया। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि पिछले लास्ट 15 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है 16 के बाद, कि मतलब किसी भी क्वार्टर में करेंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो सरप्लस में बदल गया। करेंट अकाउंट सरप्लस हो गया, मीन्स कि इंडिया में जैसे करेंट अकाउंट में क्या सब आता है, जैसे ट्रेड गैप, या मतलब कितना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, या कितना नेट ट्रांसफ़र करते हैं, कितना अब्रॉड से हमारा इनकम होता है, तो ये करेंट अकाउंट में आता है। तो इस अकाउंट में क्या हुआ है, 3.9% GDP के स्टेटली सरप्लस देखने को मिला है। फुल ईयर में करेंट अकाउंट सरप्लस लास्ट टाइम तो 2003-4 के आसपास हुआ था, वाजपेयी जी को के गवर्नमेंट के टाइम, एनडीए को। तो इस तरह इसका रीज़न यहाँ पर दिया गया है कि ये सरप्लस क्यों हुआ। एक्चुअली ये सरप्लस हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इंपोर्ट थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि जानते हैं जैसा कि कोविड क्राइसिस के बाद सारे ट्रांसपोर्ट या बहुत चीज़ें बंद कर दी गई थी। तो उसी तरह और यहाँ पर एक और मेजर स्टेप था क्या, क्रूड ऑयल प्राइस जैसे बहुत लो हो गया था, फिर ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होने की वजह से, फिर इस तरह इन सब वजहों से हमारा इंपोर्ट कम हो गया था, जिसकी वजह से करेंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला। और उसी तरह यहाँ इस वजह से एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि RBI के पास फॉरेन रिजर्व का स्टॉक हो गया ज़्यादा। तो फर्स्ट टाइम कंट्री में फॉरेन रिजर्व $500 बिलियन का को क्रॉस किया। आज तक के हिस्ट्री में RBI के पास 500 बिलियन फॉरेन रिजर्व से ज़्यादा नहीं था। इस फॉरेन रिजर्व में क्या सब होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं
कि इसके RBI के फॉरेन रिजर्व, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि मोर देन $500 बिलियन हैं, तो इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आप पूछिएगा फॉरेन रिजर्व में क्या सब सिर्फ डॉलर ही होता है? बहुतों को लगता है कि सिर्फ डॉलर ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें गोल्ड्स भी होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक्चुअली IMF का एक बास्केट करेंसी होता है, तो जिसमें कि टोटल 5 देशों की करेंसी उसमें आती है, जैसे रसिया का होगा, चाइना का करेंसी RMB, फिर डॉलर, फिर पॉन्ड्स, इस तरह करके 4-5 देशों के करेंसी। तो वो चारों पाँचों में कोई भी करेंसी फॉरेन रिजर्व में रखा जा सकता है। उसी तरह IMF में जो रिजर्व पोजीशन है इंडिया का, वो भी फॉरेन रिजर्व में काउंट किया जाता है। उसी तरह यहाँ हम लोग देख सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के बारे में दिया गया है कि कौन क्या है। तो इसमें FPI, FDI का नाम आप बराबर न्यूज़ में देखते होंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। और ये कैपिटल अकाउंट जनरली इंडिया का सरप्लस में ही होता है। तो इस तरह हम लोगों ने इंडिया का अन्य देशों के साथ ट्रेडिंग का एक ओवरव्यू देखा। किन देशों के साथ इंडिया का अभी सरप्लस है, किन के साथ डेफिसिट चल रहा है, ये सब हम लोगों ने देखा। तो यहाँ कुछ WTO के टैरिफ और टैरिफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया गया। तो टैरिफ किसी भी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने में कोई प्रोडक्ट उस पर लगाया जाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कभी कभी ड्यूटी फ्री भी अनाउंस कर दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर 2 बॉडी जनरली है, एक WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक UNCTAD, यूनाइटेड नेशन एंड ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट जो भी होता है वो अनकार्ड के थ्रू देखा जाता है। तो इनमें WTO में 2-3 टाइप का आप सुनते होंगे टैरिफ, प्रेफरेंशियल टैरिफ और मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये तो बराबर न्यूज़ में रहता है। अभी इंडिया पाकिस्तान को लेके भी मोस्ट फेवर्ड MFN का जिक्र होता रहता है, और टैरिफ रेट्स। तो इन सब का एक बेसिक डिफिनीसन आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जैसा कि हम लोग इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये एक इंडेक्स है जो कि निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा। एक इंस्टीट्यूट है कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इसके साथ कोलैबोरेट करके नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पब्लिश करता है, जिसके द्वारा वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ईज करने पे ज़्यादा जोर देता है। ईज ऑफ प्रिपेयर्डनेस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में ये डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने का भी एक ये मीडियम है। तो इसके तहत ये टोटल इन 11 4 पिलर और 11 सब पिलर के बेसिस पे ये इसे इंडेक्स को तैयार करता है। जैसे पॉलिसी लेवल पे वो स्टेट क्या कर रही है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, बिजनेस इकोसिस्टम उस स्टेट का कैसा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, फिर एक्सपोर्ट में परफॉर्मेंस कैसा है। तो इन चारों पिलर्स के बेस पे वो इस तरह का इंडेक्स निकालते हैं। तो इसमें ओवरऑल रैंकिंग में 3 टॉप परफॉर्मर स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उसी तरह यूटीज़ में दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़। तो आप इसको एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर क्या पॉलिसी एडॉप्ट किया जाए, उसमें ये इंडेक्स एक मार्ग दिखाता है। उसी तरह हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेके इंडिया में क्या चैलेंजेज है, यहाँ बेसिकली ये बताया गया। बेसिकली तीनों चैलेंजेज में वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभी बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो उसी तरह यहाँ पर 3-4 अलग अलग इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में बात किया गया, जिसे एक बार आप अच्छे से ज़रूर नोट कर लें और याद कर लें, क्योंकि ये इंडेक्सेस ऐसे हैं कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। उसी तरह इसमें इंडिया का रैंकिंग अभी 44 है 2018 में। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है। ये वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इंडिया का रैंक अभी हाल फिलहाल में सबसे तेज़ गति से इम्प्रूव किया है, 68 के अराउंड आ गया है। अभी 2 साल पहले ये 100 के ऊपर ही रहता था, तो अभी 68 पे आ गया। उसी तरह ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स, ये OECD कंट्री इसके एक डेवलप कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसके द्वारा जारी किया जाता है ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स। तो इसको आप देख सकते हैं। उसी तरह इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसा कि आपको पता है, एक
स्विट्ज़रलैंड बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे इंडेक्स पब्लिश करती है और पॉलिसी मेकर्स के लिए वो हेल्पफुल होता है। तो इस तरह हमने डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्स देख लिए। अब आते हैं हम लोग देखते हैं ट्रिप्स, मतलब WTO से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है। ट्रिप्स जैसा कि आप अभी फ्रिक्वेंटली वैक्सीन वेवर को लेके एक न्यूज़ सुन रहे होंगे जिसमें ट्रिप्स का बार बार जिक्र आ रहा होगा। तो आप लोग सोच रहे हैं ट्रिप्स है क्या? तो ये एक्चुअली एक ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक एग्रीमेंट है जो कि WTO में गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड इसमें इसको पास किया गया था। इसमें बहुत सारे राउंड्स के कन्वेंशन और डिस्कशन हुआ था जिसमें इम्पॉर्टेंट है पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन स्पेशली यहाँ लिटरली और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए है। पेरिस कन्वेंशन यहाँ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसी तरह ट्रिप्स एग्रीमेंट एक्चुअली एक कंप्लाई करना WTO मेंबर्स को ऑब्लिगेशन है। तो जैसा कि आपको पता है इंडिया एक WTO का फाउंडिंग मेंबर्स है। तो इस तरह इंडिया ने G20 मेंबर्स को ये प्रपोजल दिया था कि इसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट में ट्रिप्स से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट है उसमें उसको कुछ फ्लेक्सिबल किया जाए। और अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका ने वैक्सीन पेटेंट को वेबर को लेके प्रपोजल दिया था जिसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो WTO में उस पर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि बाकी लो इनकम ग्रुप कंट्रीज में वैक्सीन का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड में हो और सबको वैक्सीन लग सके और कोरोना क्राइसिस से हम लोग बाहर आ सके। तो यहाँ पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात की गई है, किस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी कि दोहा राउंड में किस तरह पब्लिक हेल्थ को ऐड किया गया था जिसमें कि अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी पूरे वर्ल्ड में है पेंडेमिक की वजह से। तो उसको फ्लेक्सिबल करके इसमें कुछ एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज़ को भी किया जाए। तो इसमें और भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग पर इंपोर्टेशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी, लिमिट्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन, तो एक्सटेंशन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड टू लिस्ट डेवलप कंट्री, इस तरह की कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ का डिमांड किया जा रहा है। उसी तरह पेटेंट पुलिंग के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि किस तरह पेटेंट पुलिंग करके हम लोग वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। उसी तरह एक और रूल्स ऑफ ऑरिजिन के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है। तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या उसका उस प्रोडक्ट का क्या जो ऑरिजिन है उसका सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन उसे दिया जाना। इसी में हम लोग देखते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन से लेके और भी कई टर्म जो कि आप बराबर न्यूज़ में सुनते होंगे और आप इन सब टर्म से परिचित होंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। इसमें आप लोग ट्रेड एग्रीमेंट, कई प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट आपको सुनने में आता होगा कि दो कंट्रीज़ के इंडिया ने इस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कुछ कंट्रीज़ के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, कुछ कंट्रीज जैसे रसिया और यूनाइटेड कुछ स्ट्रेटजिक टाइप के रिलेशन है। उसी तरह कुछ कंट्री के साथ CECA है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है। जैसे आसियान देशों के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो CEPA उसे कहेंगे। तो उसी तरह इसमें कुछ की प्रोविजंस है तो उसको आप यहाँ अच्छे से एक बार देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ हम लोग ये अभी हम लोग देख रहे थे गुड्स रिलेटेड जो भी ट्रेड WTO के थ्रू होता है उसमें क्या रूल रेगुलेशन टैरिफ ट्रेड एग्रीमेंट है। अभी अब देखते हैं हम लोग सर्विस ट्रेड एट WTO। तो इसमें एक्चुअली मॉडल 4 को लेके थोड़ा सा विवाद का विषय बना रहता है क्योंकि मॉडल 1 तो डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर सर्विस होता है, फिर मॉडल 2 कंजम्पशन होता है, मॉडल 3 क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो से रिलेटेड होता है, जबकि मॉडल 4 में क्या होता है एक्चुअली क्रॉस बॉर्डर लेबर्स का मूवमेंट होता है। तो इस मॉडल को लेके विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी या का विषय बना रहता है। तो ये मोड 4 आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो इंडिया ऑल्सो एडेड दैट देयर वाज ए नीड टू स्टार्ट सीरियस डिस्कशन ऑन मोड 4 ऑफ द सर्विस नेगोशिएशन रिलेटेड टू ईजियर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। जैसे इंडिया के बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी सर्विस सेक्टर के लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में अपना सर्विस देने जाते हैं। तो इंडिया के लिए मोड 4 एक बहुत ही कंसर्न का विषय बना हुआ है। तो इस तरह इसमें नेगोशिएशन और एक वे राउंड, दोहा राउंड इस तरह करके
ये हम लोग देख सकते हैं। एक यहाँ पर ये बहुत ही फार्म सब्सिडी इशू, जैसा कि आप जानते हैं अभी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसमें एक WTO का भी गवर्नमेंट पे एक प्रेशर रहता है जनरली, तो वहाँ वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे इसमें 3 टाइप के बॉक्स होते हैं। एक ग्रीन बॉक्स जिसमें पर कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई लिमिट नहीं होता है। इसमें कंट्रीज़ कितना भी ग्रीन बॉक्स से रिलेटेड, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इन सब पर जोर दिया जाता है। तो इसमें कितना भी सब्सिडी या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकती है WTO के अकॉर्डिंग। ब्लू बॉक्स, इसमें भी ऐसे चीज़ होते हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं, तो इसमें भी कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन अम्बर बॉक्स, इसमें एक डी मिनिमस लिमिट लगाया जाता है कि 5 से 10% तक ही आप इसमें इन्वेस्ट हो। इस अम्बर बॉक्स में एक्चुअली वो चीज़ें होते हैं जो कि ट्रेड्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, इसलिए अम्बर बॉक्स सब्सिडी पर WTO के अकॉर्डिंग कुछ रोक लगाया गया। तो ये हम इसमें 3 टाइप के बॉक्स देखते हैं, इसको आप अच्छे से देख लें, ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन अम्बर बॉक्स में ये लिमिट लगाया जाता है। तो जिसको लेके इंडिया का डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ WTO में अभी डिस्कशन और वो प्रोसेस चल रहा होता है। इंडिया का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिजीम के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह हमने अभी तक इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर में कुछ और WTO से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट को देखा। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को कुछ इससे वीडियो से सीखने को मिल रहा होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।